नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी। महिलाओं को 3,000, किसानों को 3 लाख तक कर्ज माफी समेत दी 5 बड़ी गारंटी। खबर में आगे आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में निजी निवेश का डबल इंजन पटरी से उतरा, कांग्रेस का बड़ा दावा। आगे खबर में जिक्र होगा कि चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मिलेगा बहुमत। पूर्व सीएम चौहान बोले, सबसे बड़ी पार्टी तय करेगी सीएम का नाम। खबर में आगे जिक्र होगा कि बुलडोजर न्याय स्वीकार्य, संपत्ति नष्ट करने की धमकी से लोगों को नहीं दबा सकते, सुप्रीम कोर्ट के तेवर सख्त। और इसके साथ आगे जिक्र होगा कि हरियाणा में हार पर कांग्रेस का दिल्ली में मंथन, निशाने पर ईवीएम, सरकारी तंत्र, कोर्ट जाने की है तैयारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी। महिलाओं को 3,000, किसानों को 3 लाख तक कर्ज माफी समेत दी 5 बड़ी गारंटी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महाविकास अघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र महाराष्ट्रनामा जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान शिवसेना नेता संजय राउत, एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। हम यहाँ महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाएंगे, तभी राज्य प्रगति करेगा। किसान, महिला, युवा समेत प्रदेश का हर वर्ग खुशहाल होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र के जरिए महाराष्ट्र की जनता को 5 गारंटी दी, जिसमें महिलाओं को महालक्ष्मी के तहत 3,000 रुपये देने का ऐलान किया है। वहीं किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ और कुटुंब रक्षा के तहत 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी ने जातिगत जनगणना का भी वादा भी किया है। महाविकास अघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में महालक्ष्मी के अलावा महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा देने का वादा किया है। महाविकास अघाड़ी ने कुटुंब रक्षा के तहत महाराष्ट्र की जनता को 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवा देने का ऐलान किया है। महाविकास अघाड़ी ने बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने समानता की गारंटी के तहत अपने घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। साथ ही 50% आरक्षण की सीमा हटाने की बात भी कही है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी ने कृषि समृद्धि के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ करने का वादा किया है और नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 का प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य में महायुति की सरकार है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में निजी निवेश का डबल इंजन पटरी से उतरा, कांग्रेस का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। मुख्य विपक्षी दल ने रविवार को दावा किया कि भारत लगातार आय में स्थिरता के कारण मांग संकट का सम्मान कर रहा है और साथ ही कहा कि संपर्क सरकार के दौरान लगातार जीडीपी वृद्धि को गति देने वाली निजी निवेश और व्यापक उपभोग का डबल इंजन मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में पटरी से उतर गया है। कांग्रेस के इन प्रस्तावों को स्वीकारें केंद्र। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सरकार से कहा कि वो कांग्रेस के प्रस्तावों को स्वीकार करें, जिसमें ग्रामीण भारत में आय वृद्धि को गति देने के लिए मनरेगा मजदूरी को न्यूनतम 400 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ाना, किसानों के लिए एमएसपी और ऋण माफी की गारंटी देना तथा महिलाओं के लिए मासिक आय सहायता योजना शामिल है। उन्होंने कहा कि समय बीतने के साथ ही भारत के घटते उपभोग की त्रासदी अधिक स्पष्ट होती जा रही है। पिछले सप्ताह भारतीय उद्योग जगत के कई सीईओ ने सिकुड़ते मध्य वर्ग पर चिंता जताई थी और अब नाबार्ड के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण 2021-22 के नए आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत के मांग संकट की वजह लगातार आय में स्थिरता है। रमेश ने सर्वेक्षण के आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि औसत मासिक घरेलू आय कृषि परिवारों के लिए 12,698 रुपये से 13,661 रुपये और गैर कृषि परिवारों के लिए 11,438 रुपये है। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 2,886 रुपये प्रति महीने है, जो प्रतिदिन 100 रुपये से भी कम है। इसलिए ज़्यादातर भारतीयों के पास बुनियादी ज़रूरतों के अलावा विवेकाधीन उपभोग के लिए बहुत कम पैसा है। उन्होंने दावा किया कि लगभग हर
तथ्य इसी निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि औसत भारतीय आज 10 साल पहले की तुलना में कम खरीद कर सकता है और ये भारत की खपत में मंदी का मूल कारण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मिलेगा बहुमत, पूर्व सीएम चौहान बोले सबसे बड़ी पार्टी तय करेगी सीएम का नाम। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलेगा। चुनाव के बाद गठबंधन में जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करेगी परंपरा के तहत वो सीएम का नाम तय करेगी। और उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र की तुलना नहीं की जा सकती है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को 5 और भाजपा को 5 सीटें मिली हैं, लेकिन महाराष्ट्र में नतीजा 65% और 35% का रहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सामाजिक गतिशीलता अलग है और महाराष्ट्र के हर क्षेत्र की अपनी सामाजिक पहचान है, यहाँ की स्थिति अलग है। चौहान ने कहा कि ये पुरानी परंपरा है कि सबसे बड़ी पार्टी चुनाव के बाद सीएम का नाम तय करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बुलडोजर न्याय अस्वीकार, संपत्ति नष्ट करने की धमकी से लोगों को नहीं दबा सकते, सुप्रीम कोर्ट के तेवर सख्त। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के जरिए न्याय की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि नागरिकों की संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी देकर उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और बुलडोजर न्याय कानून के शासन के तहत अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा कि बुलडोजर न्याय न केवल कानून के शासन के विरुद्ध है बल्कि ये मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। सरकार को किसी भी व्यक्ति की संपत्ति ध्वस्त करने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उन्हें सुनवाई का अवसर देना चाहिए। अगर बुलडोजर न्याय की अनुमति दी जाती है तो संपत्ति के अधिकारी की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी। अगर किसी विभाग या अधिकारी को मनमानी और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो इस बात का खतरा है कि प्रतिशोध में लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने हालिया फैसले में ये बात कही। पीठ की तरफ से फैसला लिखते हुए CJI ने कहा कि कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत मिले संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी। ये निर्णय 2019 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक पत्रकार के घर को अवैध रूप से ध्वस्त करने से संबंधित एक मामले में पारित किया गया। शीर्ष अदालत ने पाया कि घर को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ध्वस्त किया गया था। उसके बाद राज्य को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। राज्य को इसके अलावा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने कहा कि नागरिकों की आवाज़ को उनकी संपत्तियों और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता। पीठ ने कहा कि अतिक्रमण या अवैध निर्माण को हटाने के लिए भी राज्य को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस मामले में राज्य सरकार राजमार्ग की मूल चौड़ाई स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज दिखाने में विफल रही, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 730 के रूप में अधिसूचित किया गया हो। संबंधित विभाग ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत करने में विफल रहा जिससे ये साबित होता हो कि याचिकाकर्ता के घर के मामले में अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए कोई जांच या सीमांकन किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में हार पर कांग्रेस का दिल्ली में मंथन, निशाने पर EVM और सरकारी तंत्र कोर्ट जाने की है तैयारी। जहां दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर प्रदेश कांग्रेस की गठित कमेटी दिल्ली में चुनाव हारे उम्मीदवारों से EVM और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को लेकर जानकारी ली। कमेटी के सामने कांग्रेस के हारे हुए करीब 30 उम्मीदवार पेश हुए। बाकी उम्मीदवारों से कमेटी अन्य माध्यमों से इस पर बातचीत करेगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के ज़्यादातर उम्मीदवारों ने कमेटी के सामने EVM और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराया है। अब कांग्रेस की यह कमेटी बाकी उम्मीदवारों से बात कर रिपोर्ट हाईकमान को देगी, जिसके बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की चुनाव में हार को लेकर इस मंथन में सभी हारे हुए कैंडिडेट की राय ली गई है कि क्या वो EVM और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर उनकी क्या राय है। कमेटी के अध्यक्ष सभी उम्मीदवारों की राय आला कमान को देंगे और उसके बाद फिर हरियाणा कांग्रेस कोर्ट जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की बढ़ी मुश्किलें, 19 करोड़ के कोविड घोटाला मामले में मुकदमा चलाने की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शनिवार को कहा कि जस्टिस माइकल डी कुन्हा जांच आयोग ने प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा तथा पूर्व मंत्री B श्रीरामुलु के खिलाफ
मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान उपकरणों एवं दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के बाद मुकदमा चलाने की सिफारिश की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्पष्ट है कि कोविड-19 के दौरान उपकरणों एवं दवाओं की खरीद में लूट खसोट हुई थी। तत्कालीन सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया। सत्ता में आने के बाद हमने जांच कराने और रिपोर्ट सौंपने के लिए पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया। आयोग ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। दूसरी रिपोर्ट 6-7 महीने में सौंपी जा सकती है। राव ने आगे कहा कि कैबिनेट उप समिति ने रिपोर्ट पर चर्चा की है। तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्रीरामुलु का सीधे तौर पर नाम लिया गया। पीपीई किट की खरीद में लगभग 14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसे नियमों का उल्लंघन कर अधिक कीमत पर खरीदा गया। देश में इनकी उपलब्धता के बावजूद इन्हें चीन और हांगकांग से खरीदा गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। इंडिया की 5 गारंटी महाराष्ट्र के लोगों को अन्याय के चक्रव्यूह से आजाद कर स्वाभिमान से जीने का देगी रास्ता, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की जनहित योजनाओं को फ्री की रेवड़ी कहकर देश को गुमराह किया। फिर भी वो कांग्रेस की गारंटियों पर ही अपनी पर्ची चिपकाकर देश में और हर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और फिर कांग्रेस पर वादे पूरे न करने का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी, हमारी चुनौती है, कर्नाटक आइए, घूम घूम कर देखिए, पड़ताल कीजिए, हमने हर वादा पूरा किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की योजनाओं ने करोड़ों महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों की तकदीर बदल दी है। तेलंगाना और हिमाचल में भी हमने वादे पूरे किए हैं और अब महाराष्ट्र में भी इंडिया अपनी 5 गारंटी से बड़े बदलाव लाने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि महालक्ष्मी में महिलाओं को 3,000 रुपये महीना और फ्री बस सेवा, इसी के साथ जाति जनगणना और आरक्षण पर 50% की सीमा का अंत, 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवा, 3 लाख तक का कृषि कर्ज माफ, नियमित चुकाने पर 50,000 का प्रोत्साहन और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये महीने की मदद, ये कुछ वादे कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों से करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घर पर बुलडोजर चलाया तो कोर्ट ने योगी सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। मदरसा एक्ट सुप्रीम कोर्ट में सही साबित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने 45 साल पहले के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मकान गिराने को मनमानी बताया। सरकारी नौकरियों में भर्ती नियम बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि संविधान के तहत सरकारों को आम भलाई के लिए हर निजी स्वामित्व वाले संसाधनों यानी कि प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। संविधान पीठ ने 7 और 2 के बहुमत से 45 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। तब जस्टिस कृष्ण अय्यर की बेंच ने फैसला दिया था कि सभी प्राइवेट स्वामित्व वाले संसाधनों को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत आम भलाई में वितरण के लिए सरकारें कब्जे में ले सकती हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने यह भी कहा कि सरकार कुछ मामलों में प्राइवेट संपत्तियों पर दावा कर सकती है। यह ऐतिहासिक फैसला नागरिकों के संपत्ति रखने के अधिकार पर बड़ा असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट की वैधता को बरकरार रखा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। हाई कोर्ट ने इस एक्ट को इस आधार पर खारिज किया था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार मदरसे के स्टूडेंट्स को अन्य स्कूलों में भर्ती करे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर राज्य के पास विधायी शक्ति नहीं है तभी किसी कानून को खारिज किया जा सकता है या वो संविधान के मौलिक अधिकार या किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुलडोजर लेकर आएं और रातों रात भवनों को गिरा दें। आप परिवार को घर खाली करने के लिए समय नहीं देते, घर में रखे घरेलू सामान का क्या। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ी करने के एक प्रोजेक्ट के लिए गिरा दिया गया था। अदालत ने कहा कि मकान गिराने की प्रक्रिया पूरी तरह मनमानी थी, कानून का पालन किए बिना इसे अंजाम दिया गया। कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, केवल मुनादी की थी। सिर्फ ढोल बजाकर किसी को यह नहीं कह सकते कि घर खाली करो, हम उसे गिराने आए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में खाद की कमी को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बोले बीजेपी पहले बोरी में करती थी चोरी, अब तो बोरी ही हो गई चोरी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खाद की कमी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पहले तो केवल बोरी में चोरी करती थी लेकिन अब तो बोरी ही चोरी हो गई है।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 8 साल पहले लगी नोटबंदी की लाइन है, कल की तस्वीर है जहां किसान और उनके परिवार वाले खाद पाने की उम्मीद में लाइन लगाकर बैठे हैं। बीजेपी पहले तो केवल बोरी में चोरी करती थी, अब तो बोरी ही चोरी हो गई है। बिक रही है खाद ऊंचे दाम में, भ्रष्ट भाजपाइयों के गोदाम में। यही दोस्तों, इससे पहले भी अखिलेश यादव यूपी में खाद की किल्लत को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपाइयों ने सारी खाद दबा रखी है और उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि डीएपी और पीडीए दोनों में अक्षरों की समानता है और ये भी कि ये दोनों ही बीजेपी के पतन को और तेज कर देंगे। जितना किसान सम्मान के नाम पर दिया जा रहा है उससे ज़्यादा खाद की कालाबाजारी से लिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने कहा चुनाव के बीच महायुति में झगड़े शुरू, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विधानसभा क्षेत्र बारामती में रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध नहीं करने संबंधी एनसीपी अध्यक्ष के बयान को लेकर महायुति को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि एनडीए में चुनाव के बीच में झगड़ा शुरू हो गया है। बारामती से मौजूदा विधायक अजित पवार अपने भतीजे और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी के उम्मीदवार योगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अजित पवार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने विधानसभा क्षेत्र में रैली करने के लिए इसलिए अनुरोध नहीं किया क्योंकि वहां परिवार की लड़ाई है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में दावा किया कि महाराष्ट्र में चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में झगड़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि अजित पवार ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी को मेरे इलाके में रैली करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। पर अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता को इस तरह के बयान पसंद नहीं आते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवसेना यूबीडी के सांसद संजय राउत का पीएम मोदी से सवाल कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, किसको सेफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने सत्तारूढ़ महायुति पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। बहुत गुंडों को जेल में से छोड़ दिया गया है और पुलिस की मदद से मिलकर 60 से 70 विधानसभा सीट पर गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। गैंगवार में शामिल लोगों की चुनाव में मदद ली जा रही है और चुनाव आयोग और पुलिस सब वर्षा बंगले से ऑपरेट हो रही है। वहीं दोस्तों, बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर संजय राउत ने कहा कि यहाँ आकर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, दंगे की कोशिश हो रही है। बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला तो आप पीएम एक हैं तो सेफ हैं बोल रहे हैं। हम सेफ हैं, बीजेपी के आने से हम अनसेफ हो जाते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? किसको एक कर रहे हो और किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जाति जनगणना आरक्षण पर 50% की सीमा हटाना देश के लिए दृष्टिकोण का केंद्र है, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि देश भर में जाति जनगणना कराना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय की 50% की मनमानी सीमा हटाना देश के लिए उसके दृष्टिकोण का केंद्र है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि तेलंगाना में पार्टी की सरकार शनिवार को अपना जाति सर्वेक्षण शुरू करेगी और उन्होंने कहा कि अगले कुछ हफ्ते में 80,000 गणनाकर्ता घर घर जाएंगे और 33 जिलों में 1.17 करोड़ से अधिक घरों को कवर करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि वर्ष 1931 के बाद से ये पहला मौका है जब तेलंगाना में सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण करवा रही है। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी क्षण है जो राज्य के लिए तेलंगाना आंदोलन की आकांक्षाओं की पूर्ति और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के आदर्शों को स्थापित करने वाला है। और उन्होंने कहा कि जैसा कि राहुल गांधी ने इस सप्ताह की शुरुआत में हैदराबाद में कहा था, ये राष्ट्रीय जाति जनगणना का एक खाका भी है जिसे इंडिया की सरकार कराएगी। जयराम रमेश ने कहा कि जाति जनगणना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय की 50% की सीमा को हटाना देश के लिए कांग्रेस के विजन का केंद्र है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है और जैसा कि भारत के निर्माताओं ने कल्पना की थी। तेलंगाना कांग्रेस की ओर से 5 नवंबर को जाति सर्वेक्षण पर आयोजित बैठक में शामिल हुए गांधी ने कहा था कि वो तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में खाद का संकट और बीजेपी सरकार इवेंट और चुनाव में व्यस्त, कमलनाथ का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में गहराए खाद संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि प्रदेश का किसान खाद के लिए परेशान है तो राज्य सरकार प्रचार व इवेंट में व्यस्त है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को कहा है कि मध्य प्रदेश का किसान खाद संकट से जूझ रहा है और सरकार किसानों को राहत देने के बजाय
है, इवेंट और चुनाव प्रचार में व्यस्त है। हैरानी की बात है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिले में भी खाद का भीषण संकट बरकरार है। किसान पूरी रात जागकर खाद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार आंख और कान बंद कर अपनी मस्ती में मस्त हैं। कमलनाथ ने आगे कहा कि आंकड़े बताते हैं कि सरकार की लापरवाही और अदूरदर्शिता के कारण कुल मांग के अनुपात में बहुत कम खाद की आपूर्ति हो सकी है। यही कारण है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है। जब केंद्रीय कृषि मंत्री के राज्य मध्य प्रदेश और खासतौर से उनके गृह जिले सीहोर में ही खाद का संकट है, तो पूरे प्रदेश और देश के हालात का आप अनुमान लगा सकते हैं। डबल इंजन सरकार का नारा जमींदोज हो चुका है और अब डबल बर्बादी जारी है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ कर्नाटक में दर्ज हुई एफआईआर, फेक न्यूज फैलाने का है मामला। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या और कुछ कन्नड़ न्यूज पोर्टल के एडिटर के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सूर्य एवं अन्य के खिलाफ एक किसान की आत्महत्या के मामले को वक्फ बोर्ड के साथ भूमि विवाद से जोड़कर फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। एक्स पर इन समाचार पोर्टल की खबर को साझा करते हुए सूर्या ने 7 नवंबर को आरोप लगाया था कि हावेरी जिले में एक किसान ने वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन अधिग्रहित किए जाने के बारे में पता चलने पर कथित रूप से खुदकुशी कर ली। तेजस्वी सूर्या ने अपनी पोस्ट में कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अल्पसंख्यकों को खुश करने की जल्दबाजी में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक सरकार में आवास, वक्फ एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री BZ जमीर अहमद खान ने राज्य में विनाशकारी हालात पैदा कर दिए हैं, जिसे हर गुजरते दिन के साथ रोकना संभव होता जा रहा है।